इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और तमाम स्पोर्ट्स की एकेडमी है। देश और दुनिया के विख्यात खिलाड़ी जो विश्व विजेता क्रिकेट टीम के मेंबर रहे हैं, मदन लाल जी वहां पे क्रिकेट की कोचिंग देते हैं और बच्चों से लेके बुजुर्ग तक इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाते हैं मान्यवर। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भय का माहौल है, लोग जाने से डरते हैं, महिलाएं और बच्चियां वहां पे जाने से डरते हैं, बुजुर्ग वहां पे जाने से डरते हैं, क्योंकि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर शराब का अड्डा बना दिया गया है मान्यवर। शराब का अड्डा बना दिया गया है। अब यह शराब का अड्डा मान्यवर इनके खुद के नियमों के विपरीत है मान्यवर। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जो बायलॉज बनाया गया, उस बायलॉज का नियम 27 ये कहता है, कंज्यूमिंग लिकर और एल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड स्मोकिंग इन द प्रेमिसेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। Members are requested to cooperate and avoid indulging on drinking or smoking. इसके अलावा इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने सर 15 मार्च 2018 को 28 लोगों को मेंबरशिप से सस्पेंड किया, क्योंकि वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर शराब पी रहे थे। जब आप 28 लोगों की मेंबरशिप इस आधार पर कैंसिल कर सकते हैं कि वहां पे शराब पी रहे थे, तो आपने वहां पे शराब के लिए परमिशन कैसे दे दी? वहां पर शराब की लीकर की बिक्री करने के लिए कैसे परमिशन दी? यह मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं मान्यवर। बस अंतिम में एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। राजेश अग्रवाल जी ने डीडीए से एक आरटीआई के जरिए सवाल पूछा और उसमें पूछा कि आप मुझे बताइए कि क्या इस कॉम्प्लेक्स के अंदर लीकर की दुकान का लाइसेंस दिया गया है? उत्तर मिला हां। और दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या यह नियमों के हिसाब से सही है? उन्हीं का जवाब है नहीं। खुद ही आप कह रहे हैं कि यहां पर शराब का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, यहां पर बैठे लीडर ऑफ द हाउस, छोटे छोटे बच्चे वहां पे जाते हैं मान्यवर, इसको कृपा करके बंद कराइए। ऐसा लाइसेंस वहां पर प्रतिबंधित होना चाहिए। धन्यवाद मान्यवर। डॉक्टर विक्रम सिंह सखानी जी। चेयरमैन सर, मैं आपका ध्यान बहुत ही एक संवेदनशील विषय में कराता हूं कि डीजीसीए ने जनवरी में प्लीज एक सर्कुलर इशू किया फ्लाइट सेफ्टी का, जिसमें 3 प्रावधान किए गए कि एक पायलट जब 5.5 दिन 1 हफ्ते में 8 से 10 घंटे उड़ान भरता है, तो उसके बाद उसको 36 आवर्स की बजाय 48 आवर्स रेस्ट मिलना चाहिए। नाइट लैंडिंग 2 दिन ही कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 नाइट लैंडिंग्स, और कॉन्जिक्यूटिवली नॉट मोर देन 2 नाइट लैंडिंग्स। ये इंटरनेशनल सेफ्टी कंसर्न्स 2009 में जो कोलैजन एयर क्रैश हुआ यूएसए में, उसका रीजन फैटीग था, उस वजह से हुआ। लेकिन सर एक्चुअल क्या हुआ, इसका फेज 1 जुलाई में लागू हुआ। जैसे ही फेज 2 नवंबर में लागू हुआ, एयरपोर्ट्स में फियास्को हो गया। हम सब ने देखा, फ्लाइट्स, हजारों पैसेंजर्स। तो डीजीसीए ने, एक तरफ पहाड़ था, एक तरफ खाई थी, एक तरफ एयरलाइंस के पास पायलट्स नहीं थे और दूसरी तरफ पैसेंजर्स सफर कर रहे थे। उन्होंने इसको एंड नवंबर में विड्रॉ कर लिया। सेफ्टी वाज टोटली compromised. So I want to request you that some airlines, in the name of cost cutting or making profits, didn't have sufficient crew. इसकी वजह से फेयर भी 1 लाख रुपए हो गए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सर्कुलर को बिल्कुल बर्खास्त करके वापस ले लिया जाए। अभी आपको पता ही है, एयर इंडिया अहमदाबाद में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसका भी कोई कॉन्क्रीट अभी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। और दुख की बात, कंसर्न है कि 65% ऑफ द एयर ट्रैफिक
खाली 2 एयरलाइंस के पास है। तो ये भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारी सबकी जिम्मेवारी है, देयर इज नो ब्लेम गेम, कि भाई हम जो एयरलाइंस हैं, हमारे बैंक्स हैं, हमारे पावर प्लांट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर नेशनल एसेट्स। जब कोई एनपीए हो जाता है, एनसीएलटी हो जाता है, तो सरकार उसका रिस्ट्रक्चरिंग करती है। पर ऐसा एयरलाइन के केस में नहीं किया गया। शायद वो एक कारण हो सकता है कि 2 एयरलाइंस ही 65% ट्रैफिक पे कर रही हैं। और ये जो प्रॉब्लम मोनोपोली या डुओपोली की है, किसी एयरलाइन के पास पायलट्स हैं तो उनके पास अच्छे जहाज नहीं है, ऑर्डर करे हैं, 1.5 साल लगेगा। किसी के पास जहाज अच्छे हैं, उनके पास पायलट्स आर नॉट देयर। तो we can't compromise with the safety, so this safety regulation should be brought back maybe in a month's time or whenever, and we should have a fair play for airlines, because हमें अगर 5 Sir, thank you, Chairman, sir. Sir, Karnataka is witnessing a serious sugarcane farmers agitation, especially in North Karnataka districts such as Belagavi, Bagalkote, Vijayapura, Vijayanagara, Bidar, Gadag, Haveri and Dharwad. Sir, the fair price announced by the Union Government for 25-26 is rupees 355 per quintal. After deducting harvesting and transport cost of rupees only 800-900 rupees per ton, farmers are left with only 2,600 to 3,000 rupees per ton. Sir, for below their demand of rupees 3,500, which is not profit, but it is the bare minimum for survival. Sir, the crisis deepens when we look at the ethanol allocation for 2024-25. Karnataka received only 47 crore litres, not 116.3 crore litres as claimed by the Union Minister. He has come from Karnataka, is continuously giving a statement in Karnataka, sir. Sir, this figure of 47 crore litres comes from his own parliamentary reply dated 6 August 2025. Sir, over 4 years, Karnataka had the capacity to produce 879 crore litres of ethanol, yet OMC procured only 171 crore litres. Sir, but Gujarat, with only around 40 crore litres capacity, received procurement of 31 crore litres. Out of 40 crore litres, they have received 31 crore litres. Why is Karnataka continuously denied its fair share? Why this favoritism, sir? Sir, across India, more than 350 distilleries now facing uncertainty due to the new 2025-26 ethanol tender policy, which prioritize deficit zone and levies many established distilleries without order despite of heavy investment, sir. Seven in a maize, Mekkejola, Kalyan Karnataka and Kittur Karnataka face continuous drought and floods. This year, our farmers produced 60 lakh metric tons of maize, Mekkejola. The center has not still now declared MSP. The state has stepped in by raising the per acre procurement limit from 20 to 50 quintals. Sir, Union Government alone decides FRP, sugar MSP, export permissions, ethanol procurement, blending targets, molasses duties and payment enforcement rules. Why is the burden pushed into the state, onto the state, sir? Sir, are the Prime Minister for urgent intervention allow state to fix a net price after H&T, revise FRP and sugar MSP, open export windows, ensure higher ethanol procurement for Karnataka and guarantee timely payment for the farmers, sir. Thank you very much. श्रीमान राजेंद्र गुप्ता जी। Thank you, Chairman, sir, for giving this opportunity. I'm rising under 0 hour. Okay. Pause करो. Can you pause, sir? It will Can you get pause, announced. जी, yes. श्रीमान राजेंद्र गुप्ता जी। Thank you, Chairman, sir, for giving this opportunity. I raise under 0 hour to urge the government to expand international flight connectivity from Shahid-e-Azam Bhagat Singh International Airport, Mohali. Despite handling around 10,000 passengers daily and processing the modern terminal capable of managing 4.5 million passengers annually, airport currently operates only 2 international routes to Dubai and Abu Dhabi, which vary about 9 international movements a week. This is disproportionately low compared to neighboring hubs, does not meet growing demand of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Union Territory of Chandigarh. A wider region hosts one of the largest non-resident Indian population, particularly
in UK, US, UAE, Qatar, Saudi Arabia, Singapore and Canada. Yet millions of travelers, including students, workers, citizens and businessmen, are forced to undertake long and costly journey to Delhi or Amritsar to access international flight, adding fatigue, congestions and emissions. Direct service to key destinations such as London, Toronto and Singapore would significantly benefit citizens and strengthen the Tri-City emergence, a business, IT, MCA and tourism hub. This airport catchment, Punjab, Haryana, Chandigarh, represent combined market over 60 million people with substantial economical potential. A top-rated service quality with the only AI managed airport achieving maximum ASQ score of 5 among AI airport further highlights the readiness of the greater international operations. Hence, global connectivity would also support defense logistics given Chandigarh's strategic importance and align with the government regional development priorities of UDAN. Therefore, I urge government to commission an independent route viability audit, fast-track terminal and custom capacity upgradation, secure permanent extended operational windows and airspace authorities, incentivize airlines to launch priority international route to Southeast Asia, Europe and North America. This is very, very important, sir. Jai Hind, Jai Bharat, Bande Mataram. श्री अरुण सिंह जी। मैं आदिवासी भाई बहन के लिए सड़क संपर्क मार्ग का विषय उठाना चाहता हूं। सामान्य रूप से यह लोग जो है वन क्षेत्र और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके आसपास रहते हैं सर, और सड़क मार्ग नहीं होने से जहां एक तरफ सरकार की सारी योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। शिक्षा का हो, अस्पताल उनको आने जाने की सुविधा हो, अगर सड़क मार्ग ही बीच में रुक जाता है तो किस प्रकार से वो सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। तो इसके लिए बहुत समस्या और दिक्कत आ रही है। उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा सर, मिर्जापुर क्षेत्र में सर 7 सड़कें ऐसी हैं जो कोई 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, एक मतवार न्याय पंचायत है सर, कई वर्षों से सड़क बीच की बनी नहीं। कस्बे से वहाँ तक वन क्षेत्र तक तो सड़क बनी, फिर उसके बाद 7 किलोमीटर की सड़क रुक गई, फिर उसके बाद आगे सड़क बनी है। उस सड़क मार्ग से जाते हैं तो कई तो प्रसव मृत्यु भी उसके दौरान हो चुकी है सर। लेकिन यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड है, उसका नियम ऐसा है कि उतनी जमीन पहले सरकार उतनी जमीन एक आवंटित करे, उसके बाद उसका इम्पैक्ट असेसमेंट कराए। तो यह बहुत जटिल प्रक्रिया है सर। मेरा सरकार से यह आग्रह है सर कि ऐसी सड़कें जो संपर्क मार्ग छोटी छोटी सड़कें हैं जहां पे कोई वृक्ष पेड़ भी नहीं कटना है, इन सड़कों का एक बार सर्वेक्षण करा लें और क्या नियम में बदलाव लाया जा सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी सड़कें तो ढंग से बन जाती है। ये छोटी छोटी संपर्क मार्ग जमीनी स्तर पर जाइए तो वो देखने को मिलता है कि वन विभाग उस सड़क को रोक देता है और रोकने के कारण 1.5 से 2 फीट गड्ढा। अगर 1 किलोमीटर भी सड़क रुक गई और गड्ढे 1 से 2 फीट के हैं तो आदमी उससे जाएगा कैसे। तो यह बहुत बड़ी समस्या है सर। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से ऐसा निवेदन करूंगा, जो इस संबंध के मंत्री जी हमारे वन विभाग के, कि ऐसी सभी सड़कों का एक बार सर्वे कराएं जो छोटी छोटी सड़कें हैं, और उनकी जो समस्या का निवारण करने के लिए अगर कोई नीति में परिवर्तन करना हो तो वह भी करें। दूसरा इसके साथ एक मांग है सर कि कई दशक से कोई क्षेत्र अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हो गया तो रहना चाहिए। हम सबका दायित्व है कि जहां पर्यावरण को, वन्य जीव को प्रोटेक्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर 2-2, 3-3 किलोमीटर कोई पेड़ नहीं है, जंगली अगर कोई जानवर नहीं है, तो कुछ क्षेत्र को आइडेंटिफाई करके ग्रामीणों के हित को ध्यान में रख करके उस क्षेत्र को डिनोटिफाई करके अगर ऐसी आवश्यकता लगती है तो उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह काम करना चाहिए। यह मेरा आपसे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना था कि ग्रामीणों की समस्या को ध्यान में रखते हुए, आदिवासियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए, जिससे उनकी मूलभूत सुविधाओं को मिल सके, डॉक्टर वहां पे जा सके, शिक्षा के लिए वो कस्बे में आ सके, इन सुविधाओं का निराकरण। श्रीमान मदन राठौर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी घटिया रील्स और जारी की जा रही है
जिससे हमारे सामाजिक रिश्तों को तार तार करने का एक षड्यंत्र लगता है। ऐसा लगता है कि क्या कोई एक प्लानिंग से हमारे रिश्तों को और इस प्रकार से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे फेसबुक हो, एक्स हो, इंस्टाग्राम हो, इनमें इस प्रकार की रील्स जिसमें हमारे पवित्र रिश्ते हैं कि जैसे भाभी को, बड़ी भाभी को हमने माँ के रूप में माना है, लेकिन देवर भाभी को लेकर के चाची भतीजा को लेकर के और इस प्रकार के ऐसे और रील्स बना करके और सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, अनचाहे लोगों को और देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। नाबालिग नौजवान या बच्चे और उसकी ओर आकर्षित होते हैं, जिससे हमारा सामाजिक रिश्ते बदनाम हो रहे हैं। और ये मैं सोचता हूं कि हमारे इस प्रकार का जो प्रयास अनैतिक और पारिवारिक मूल्यों को तोड़ने वाली ऐसी घटिया किशोरों युवाओं को नकारात्मक प्रभाव डालने वाली रील्स फेसबुक पर अनचाहे आ जाती है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी रील्स को बनाने वालों को दंडित किया जाना चाहिए और जो इसको और दिखाने का काम करते हैं, इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव भी पड़ता है। महिलाओं का अशोभनीय चित्रण भी करते हैं, प्रेम संबंध पारिवारिक रिश्तों का गलत और भ्रामक प्रस्तुतिकरण। और मैं ऐसे हमारे यहाँ पर ऐसे एक्ट भी हैं, आईटी एक्ट 2000 और आईटी एक्ट 2021 में कुछ प्रावधान तो है, लेकिन ऐसे रील आधारित कंटेंट तेजी से फैलाने वाली अश्लील शॉर्ट वीडियोस पर नियंत्रण हेतु कठोर कानून बनाए जाने का मैं ये निवेदन करना चाहूंगा। अश्लील और असामाजिक विघटनकारी रील्स को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान और दंड, सख्त दंड देने का प्रावधान निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। और नाबालिगों को हानिकारक सामग्री से बचाने के लिए प्लेटफॉर्म आधारित जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। अश्लील रील बनाने शेयर करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। सोशल साइट्स में ऐसी रील प्रचारित करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए और अन्यथा नई पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी और रिश्तों की गंभीरता को गंभीरता से लेगी नहीं। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के कानून बनाने के लिए और सरकार को और आग्रह किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आर गिरिराजन जी। Thank you, Honorable Chairman. The findings come amid concerns over rising heart attack rates among under 40 adults in the country. Over the past few years, several people, including celebrities in their 40s and 50s, have died due to sudden heart ailments. Sir, although the Union Health Ministry clarified that there was no link between COVID-19 vaccines and heart attacks in young adults, there is an apprehension in the minds of the people that death by sudden heart attacks among youth population witnessed a fourfold increase post-COVID times. Sir, extensive studies conducted by the Indian Council of Medical Research, ICMR, and AIMS have established no linkage between coronavirus vaccines and sudden premature deaths among adults post-COVID-19. The national studies have identified lifestyle and pre-existing conditions as key factors behind the deaths. But studies by medical professionals have revealed that sudden death by heart attack among Indian population, especially the under 40 age group, has increased alarmingly. Sir, the death of young people at the age bracket of 20 to 30 due to sudden heart attack has forced us to think whether it is a myth or mistake. In any case, there is an urgent need to look into this serious issue if we really want to save our youth population. Sir, I would like to suggest that the union government should form a high-level national comprising of scientists from ICMR and eminent doctors from prominent hospitals committee for research and analysis of health conditions of million people sample selected from pan-India in the country and find out the truth behind the rising deaths by heart attacks of young people in the last 4 years. Thank you, sir.
श्रीमान शंभूचरण पटेल जी। आपका बहुत बहुत आभार सभापति महोदय, आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों के कार्यकाल में रेलवे का कायाकल्प हुआ है। सैकड़ों रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण हुआ है। और महोदय, मैं बिहार प्रांत से आता हूं। जब डीडीयू से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से जब हावड़ा की ओर चलते हैं भाया पटना होते हुए क्यूल, लखीसराय, झाझा, जसीडीह होते हावड़ा की ओर जाते हैं महोदय, तो अन्य रूटों की अपेक्षा, जैसे पटना दिल्ली भोपाल रूट है, दिल्ली बॉम्बे रूट है, इन ट्रेनों की जो स्पीड है, बिहार में जो ट्रेनों की स्पीड है उसके अपेक्षा बिहार के ट्रेनों की स्पीड बहुत कम है महोदय। अब मुझे पटना से अगर रांची जाना हो महोदय तो एवरेज हमको 9 घंटा का सफर तय करना पड़ता है, जबकि पटना से रांची की दूरी 379 किलोमीटर है। वही मैं अगर हम लोग पटना या दिल्ली से झांसी जाते हैं महोदय 410 किलोमीटर है, यहाँ 4 घंटे में पहुंच जाते हैं महोदय। तो माननीय रेल मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि हम बिहार में बहुत सारे अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हुआ है, ट्रैक का भी स्पीड बढ़ाया गया है, लेकिन थोड़ा सा और जो हम लोग को ट्रेन की सुविधा है उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार के जोड़ने के लिए पटना से सीतामढ़ी, पटना से रक्सौल, पटना से क्या कहते हैं किशनगंज, और पटना से जो कोलकाता वाला रूट पे है उसकी स्पीड बढ़ाई जाए महोदय। जब हम दानापुर डिवीजन में जैसे ही पटना ट्रेन इंटर करती है महोदय, उसकी स्पीड ऑटोमेटिक जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जो बचा हुआ रूट है, जिस रूट से पटना से और झारखंड के लिए या हावड़ा रूट में जो ट्रेनें चलती है उसकी स्पीड बढ़ाई जाए, साथ ही साथ नए ट्रेनों का भी सौगात हम लोग को दिया जाए। धन्यवाद महोदय। श्रीमान सतपाल शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शून्यकाल के दौरान जम्मू और कश्मीर में जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार से समर्थन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए खड़ा हूं। आदरणीय महोदय, जम्मू और कश्मीर जलवायु परिवर्तन के पूरे प्रभावों का सामना कर रहा है, जिसमें तापमान में वृद्धि, बारिश के पैटर्न में बदलाव और अत्यधिक मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति जो है वो शामिल है। ये राज्य बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है, जो यहाँ के लोगों की आजीविका को बहुत प्रभावित करती है। माननीय जलवायु परिवर्तन पर NAPCC, NAFSS जो राष्ट्रीय कार्य योजनाएं हैं, जो जम्मू और कश्मीर को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सहायता प्रदान करती हैं। हालांकि राज्य को जलवायु लचीलापन उपायों को लागू करने के लिए अधिक केंद्रित ध्यान और संसाधनों की आवश्यकता है। माननीय, मैं केंद्र सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वह जम्मू और कश्मीर को जलवायु निगरानी और आरंभिक चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाने, स्थायी कृषि और जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने, जलवायु लचीलापन बुनियादी ढांचा विकसित करने और मजबूत करने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन पहलों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता जो है वो प्रदान करे। जम्मू संभाग के लगभग सभी क्षेत्रों में और मुख्यतः रूप से मैं चशोती की बात करना चाहूंगा कि किश्तवाड़ में बॉर्डर में जो क्षेत्र है जहां पर आई हुई बाढ़ के स्वरूप माल का नुकसान हुआ, जान का नुकसान हुआ, और ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश मैं डालना चाहता हूं। मैं केंद्र से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह जम्मू कश्मीर को ऐसे उपाय लागू करने में सहायता प्रदान करे जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद कर सके। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, माननीय अमित शाह जी का भी, माननीय JP नड्डा जी का भी, माननीय राजनाथ जी एवं शिवराज चौहान जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वहां पर हमारे ध्यान में लाया गया, और ये सभी प्रमुख जो मंत्रीगण हैं इन्होंने जम्मू कश्मीर में विजिट किया। आरंभिक चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए मैं सुझाव देता हूं कि सरकार वायुमंडलीय स्थिरता का पता लगाने
और समय पर अलर्ट जारी करने के लिए डॉपलर रडार उपग्रहों और ग्राउंड सेंसर जैसी उन्नत तकनीकों को स्थापित करने का विचार करें। इससे अधिकारी आपात स्थिति में तेजी से और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकेंगे, जिससे जान माल के नुकसान का जोखिम कम होगा। श्रीमती मैं ये राज्य की उषा जी। Thank you, Honorable Chairman, sir. I rise to draw the urgent attention of this House to a matter that affects the integrity of our athletes and the global image of our nation. The need to promote indigenous production of anti-doping kits under the Make in India initiative to the work towards making India dope-free sporting nation. Sir, India has emerged as a global sporting powerhouse. Our athletes are breaking barriers, winning international medals and inspiring millions. However, the menace of doping continues to threaten fair play, athlete health, and our country's reputation on the world stage. At present, a significant portion of high-quality anti-doping testing kits and equipment is imported, resulting in high cost, delay in testing cycles, and dependency on external agencies. This is where the Make in India mission can play a transformative role. By encouraging indigenous research, manufacturing, and technology development for anti-doping kits, including sample collection devices, testing reagents, and the portable detection equipment, India can become self-reliant and even emerge as a global supplier of world-class anti-doping solutions. Sir, such an initiative will not only reduce cost but also speed up testing, increase transparency, and strengthen the deterrence mechanism across all levels of sport, from grassroots to elite. Indigenous kit production will also open new avenue of employment, innovation, the scientific research in line with the vision of Atmanirbhar Bharat. At the same time, to make India truly dope-free nation, we must adopt a holistic approach, aggressive awareness campaign among young athletes, stronger monitoring at training centers, regular random testing, and strict action against violators, while ensuring that clean athletes receive full support and protection. Therefore, I urge the government to establish a national program for indigenous anti-doping kit development under Make in India, support Indian scientific institution and startup to innovate in doping detection technology, strengthen NADA and regional testing laboratories with modern equipment and manpower, and launch nationwide movement to build a clean, transparent and dope-free sporting culture. Sir, protecting the purity of sports is not just a regulatory duty, it is a national responsibility. I request the government to take urgent and concrete step in this direction. Thank you, sir. Dr. Bhim Singh ji. माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान देश में चिकित्सा प्रतीकों के उपयोग से जुड़ी हुई एक गंभीर विसंगति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेडिकल साइन के रूप में पहले लाल रंग के प्लस के चिन्ह का व्यापक रूप से प्रयोग होता था, लेकिन रेड क्रॉस संगठन की आपत्ति के उपरांत इस चिन्ह का उपयोग भारत में बंद कर दिया गया। उसके बाद चिकित्सा क्षेत्र में प्रतीकों के रूप में विदेशी चिन्हों का प्रयोग बढ़ता गया। आज भी हमारे देश में चिकित्सा के प्रतीक के रूप में दो विदेशी चिन्हों कैड्यूसियस तथा रॉड ऑफ एस्क्लेपियस का प्रयोग किया जा रहा है। कैड्यूसियस दो सांपों और पंखों वाला चिन्ह है, जो प्राचीन यूनानी देवता हर्मिस का प्रतीक था और जिसका संबंध वाणिज्य, व्यापार और संदेश वाहन से था, न कि चिकित्सा से था। वहीं रॉड ऑफ एस्क्लेपियस एक सांप वाले डंडे का चिन्ह है, जो यूनान की चिकित्सा परंपरा पर आधारित है, पूरी तरह विदेशी अवधारणा है। भारत जैसे प्राचीन और समृद्ध चिकित्सा विरासत वाले देश में इन विदेशी प्रतीकों का उपयोग हमारी वैदिकीय परंपरा, आयुर्वेदिक दर्शन और चिकित्सा इतिहास के साथ न्याय नहीं करता। हमारे पास योग, आयुर्वेद, सिद्ध, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जैसी अमूल धरोहरें हैं। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, फिर भी हमारे आधुनिक चिकित्सा तंत्र में
भारतीय पहचान का कोई औपचारिक प्रतीक मौजूद नहीं है। एक स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में यह हमारा दायित्व है कि हमारे चिकित्सा प्रतीक हमारी अपनी संस्कृति, ज्ञान, परंपरा, वैज्ञानिक विरासत को दर्शाएं। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कैड्यूसियस और रॉड ऑफ एक्लिप्सिस दोनों विदेशी प्रतीकों को हटाकर भारत की चिकित्सा परंपरा पर आधारित एक नया स्वदेशी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त चिकित्सा प्रतीक का निर्धारण किया जाए। वंदे मातरम। Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Sri Sivaraj Vishwanath Patil ji, a former member of this house who passed away today, the 12th of December 2025 at the age of 90 years. Sri Patil ji served as the member of the Rajya Sabha representing the state of Maharashtra from 2004 to 2010. Born on 12th October 1935, Sri Patil ji was an eminent public figure who held several important constitutional and parliamentary positions during his long and distinguished career. He served as the 10th Speaker of Lok Sabha and later as the Union Minister of Home Affairs. He also served as the Governor of Punjab and the Administrator of Union Territory of Chandigarh. A dignified and soft-spoken statesman, Sri Patil ji was widely respected for his deep understanding of parliamentary procedure, his unwavering commitment to democratic values, and his calm and measured approach to public life. His contributions to the proceedings of this House and to the nation's governance remain noteworthy. In the passing away of Shriman Sivaraj Vishwanath Patil ji, the country has lost an experienced statesman, an able administrator, and a respected parliamentarian. We deeply mourn the passing away of Sri Sivaraj Vishwanath Patil ji. I request members to rise in their place and observe silence as the mark of respect to the memory of the departed. Om Shanti Shanti Shanti. Secretary General will convey to the members of the bereaved family for sense of profound sorrow and deep sympathy. Mayank Kumar Naik. माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश में जो नागरिक शारीरिक रूप से पूर्ण नहीं है, उन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने संवेदनापूर्वक दिव्यांग सम्मान दिया है। Question number 136. Shri Sant Balbir Singh, 136. Shri Sant Balbir Singh ji. क्वेश्चन नंबर 137 जी। क्वेश्चन नंबर 137। माननीय सभापति महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री शांत बलबीर सिंह जी। सर,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कृषि मंत्री जी का, जिसने बहुत जतन कर रहे हैं। पर सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आमदन दुगनी की जाऊगी, पर अफसोस है कि किसानों की आमदन तो दुगनी नहीं हुई, पर किसान ते मजदूर खुदकशियां कर रहे हैं। तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਹੋਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ कोई योजना बना रही है? जे है तो की है, जेकर नहीं तो क्यों? धन्यवाद। Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं परम श्रद्धेय संत श्री बलवीर सिंह जी का आभार प्रकट करता हूं। संत सच ही बोलते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सवाल में पूछा है, देश के समग्र विकास के बावजूद, मतलब वो ये स्वीकार करते हैं कि देश का समग्र विकास हो रहा है, और ये सच भी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, किसानों के प्रति उनकी चिंता का मैं आदर करता हूं और विनम्रता के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं कि देश के समग्र विकास के साथ साथ कृषि में किसानों की आय बढ़ाने के लिए और कृषि के समग्र विकास के लिए भी लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर उत्पादन कैसे बढ़े? और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2014 के बाद 2024 तक माननीय सभापति महोदय 44% उत्पादन बढ़ा है। 44%, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और वो उत्पादन बढ़े, इसके लिए नए बीज, नई टेक्नोलॉजी, नई कृषि पद्धति, सबका उपयोग हो रहा है। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, उत्पादन की लागत घटाने का मैं निवेदन करना चाहता हूं। अकेले फर्टिलाइजर सब्सिडी लगभग 2 लाख करोड़ मोदी सरकार दे रही है किसानों को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए वरदान बन गई है। लगभग 4,09,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खातों में अंतरित किया गया है। अकेली फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,90,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली गई है। और कम ब्याज पर कर्जा मिले किसानों को खेती के लिए, इसके लिए केसीसी पर 15 लाख करोड़ रुपए का लोन देने का चमत्कार भी मोदी सरकार ने ही किया है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, 60 साल की उम्र के बाद अगर कोई किसान उसमें शामिल होता है तो फिर पेंशन की गारंटी भी देती है। हमारी मैकेनाइजेशन की योजना, हमारी हार्टिकल्चर की योजना, प्राकृतिक खेती का मिशन, कृषि वानिकी की योजना, बांस मिशन, पर्ल ड्रॉप, मोर क्रॉप, एक नहीं अनेकों प्रयत्न किए जा रहे हैं जिससे किसानों की आय निश्चित तौर पर बढ़ रही है। हां, कभी कभी समस्याएं आती है माननीय सभापति महोदय, सूखे से, वर्षा से, बाढ़ से, अतिवृष्टि से, पाले से किसान की फसलें कई बार तबाह और बर्बाद हो जाती है। तो वैसे समय के लिए भी फसल बीमा योजना किसान के लिए वरदान बन के खड़ी है। मैं श्रद्धेय संत जी से यह निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि पंजाब सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अपने यहां लागू नहीं किया है। अगर यह योजना पंजाब में इस समय लागू होती
तो अभी जो बाढ़ के कारण पंजाब में व्यापक नुकसान हुआ है उससे किसानों को और सुरक्षा मिलती। लेकिन माननीय आप बैठिए, आप प्लीज बैठिए। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट मिनिस्टर्स आंसर। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट मिनिस्टर्स आंसर। माननीय सभापति महोदय, मैं तो किसान के हित की बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट करेक्ट, प्लीज बैठिए। मैं तो किसान के हित की बात कर रहा हूँ। मैंने पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री मान जी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि पंजाब को फसल बीमा योजना के अंतर्गत वो सम्मिलित करने का काम करें, वहां लागू करें, ताकि किसानों की और ज्यादा मदद की जा सके। हम किसानों की मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे माननीय सभापति महोदय। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री शांत बलबीर सिंह जी। सर मंत्री साहब से तो पूछना चाहते हैं, किसानों वालों कीतियां जा रही खुदकशियां का की सरकार कोई रिकॉर्ड रखा जा रहा है? क्योंकि लगातार किसान खुदकशियां कर रहे हैं कि इन्हों का कोई रिकॉर्ड है? जे है तो 15 सालों के किसानों वालों कीतियां जा रही खुदकशियां का रिकॉर्ड जोड़ा है बेरवे सहित सूबे प्रति हर सूबे के किनियां खुदकशियां हुई वो दसे जान। जेकर सरकार खुदकशियां का रिकॉर्ड नहीं रख रही तो इसके की कारण है वो दसे जान। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, इंसान की जान की अपनी कीमत होती है। एक भी आत्महत्या अगर कहीं कोई करता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आत्महत्या कहीं नहीं होनी चाहिए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, विभिन्न परिस्थितियों के कारण कई बार अलग अलग पेशों में काम करने वाले भाई बहन बेटे बेटियां दुर्भाग्यपूर्ण सुसाइड भी करते हैं। जहां तक कृषि का सवाल है माननीय सभापति महोदय, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आत्महत्या के आंकड़ों में नहीं जाना चाहता माननीय सभापति महोदय, वो अमानवीय होगा, क्योंकि तब कितनी होती थी अब कितनी होती है ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन ये हमारा संकल्प है कि एक एक व्यक्ति मानवीय गरिमा के साथ अपना जीवन जिए और उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण भारत में भी किसान से सबकी समृद्धि भी बढ़ी है और खर्च करने की जो सामर्थ्य क्षमता वो भी बढ़ी है। ये एक नहीं कई रिपोर्ट कह रही है, इसलिए किसान की आय भी बढ़ रही। लेकिन आत्महत्याओं के अनेकों कारण होते हैं माननीय सभापति महोदय, और अनेकों कारणों से लोग आत्महत्या करते हैं। विद्यार्थी भी कर लेते हैं, कई बार पेशेवर भी, कोई व्यापार करने वाला भी कर लेता है, कोई गृहिणी भी कर लेती है। एक भी हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है सभापति। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती महू माजी। Thank you, Honorable Chairman, sir. Through you, my question to the Honorable Minister is, झारखंड के किसानों के लिए MSP कोई औपचारिक नीति नहीं बल्कि जीवन रक्षा का आधार है। लेकिन सेंटर द्वारा वादा किया गया डिजिटल प्रोक्योरमेंट सिस्टम, मोबाइल प्रोक्योरमेंट वैन्स और रियल टाइम MSP वेरिफिकेशन आज तक शुरू नहीं हो सके। क्या माननीय मंत्री यह बताएंगे कि केंद्र ने अपने इन दायित्वों को समय पर क्यों पूरा नहीं किया, और क्या अब केंद्र सरकार झारखंड में एक पूर्ण टेक एनेबल्ड MSP प्रोक्योरमेंट नेटवर्क तय समय सीमा में लागू करेगी? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, कृषि राज्य का विषय है। MSP पर खरीद चाहे झारखंड हो चाहे बाकी राज्य, अपने राज्य की एजेंसी के माध्यम से या केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से करते हैं, और उसमें टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर होता है। माननीय सभापति महोदय, कई राज्य बड़ी इफिशिएंट खरीद करते हैं और 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसा पहुंच जाता है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, केरल जैसे, जहां 3-3 महीने किसान के खाते में पैसा नहीं पहुंचता। 3-3 महीने किसान के खाते में पैसा नहीं पहुंचता, और वो इसलिए उन्होंने एक अलग पद्धति अपनाई है। वो MSP का सीधा भुगतान नहीं करते। किसान बेचने जाता है मंडी में तो उसको एक स्लिप दे देते हैं, और वो स्लिप लेके बैंक जाता है तो बैंक उसको लोन के रूप में ये कहता है कि जब
पैसा पूरा आ जाएगा राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से, तब एमएसपी की राशि दी जाएगी। तो अलग अलग राज्य के यहाँ अलग अलग पद्धतियां हैं। झारखंड भी इफिशिएंटली खरीदी करे और केंद्र सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो सहयोग कर सकता है निश्चित तौर पर करेगा। श्रीमान रामचंद्र जांगड़ा जी। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के ऊपर धन्यवाद करता हूं। मैं भी एक किसान हूं। हरियाणा में जो किसान कभी 10,000 रुपये का ट्रैक्टर भी 24% ब्याज पर लोन पर लेता था, आज हरियाणा प्रदेश में किसान की यह हालत है कि 15 लाख का ट्रैक्टर कैश डिस्काउंट के ऊपर लेते हैं। हमारे किसान पूरी तरह से खुशहाल है। एक भी कोई आत्महत्या का एक भी कोई घटना नहीं होती है। इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि दालें जो है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भोजन का, तो माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि दालों की खरीद को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और उसके साथ साथ मंत्री जी ये भी बताने की कृपा करें कि एमएसपी के अतिरिक्त फसलों के उचित मूल्य हेतु सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सम्मानीय सदस्य जांगड़ा जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। दालें विशेषकर शाकाहारी भाई बहनों के लिए प्रोटीन प्राप्त करने का एकमात्र साधन है और दालों का उत्पादन बढ़े, इसके लिए सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है। एक दलहन मिशन भी बनाया है और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है माननीय सभापति महोदय कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने तय किया है मुख्य दालें तुअर, मसूर, उड़द एमएसपी पर 100% खरीदी जाएंगी, पूरी की पूरी खरीदी जाएंगी। हम जितना किसान पैदा करेगा पूरी खरीदने का काम करेंगे। कल ही मेरे पास लोकसभा के कर्नाटक के माननीय सदस्य आए थे, विपक्ष के सदस्य मित्र भी थे, लेकिन हम पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं मानते, केवल सेवा में भरोसा रखते हैं। उन्होंने तुअर की खरीद की बात की थी। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि कर्नाटक सरकार ने भी जितनी तुअर खरीदी की मांग की थी उसकी स्वीकृति कर्नाटक सरकार को भी दे दी गई है। तुअर, मसूर, उड़द हम पूरी की पूरी खरीदेंगे माननीय सभापति महोदय। जहां तक और भी ठीक दाम किसान को मिले, इसके लिए कुछ निर्णय पिछले दिनों किए गए। एक एलओपीज पहले आती थी 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर, अब उस पर 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है ताकि भारत के किसानों को ठीक दाम दिया जा सके। हमने मसूर और चने जैसी फसल पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 10% कर दी है ताकि बाहर से सस्ती दालें ना आ सके। और एक बात और गर्व के साथ मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा राष्ट्र हित सर्वोपरि और किसानों के हित सर्वोपरि, किसानों के हितों की सदैव रक्षा की जाएगी। कोई भी समझौता किसानों के हितों को दरकिनार रखकर नहीं किया जाएगा। तो दालों की भी हम खरीद करेंगे और किसानों के हितों को भी सुरक्षित करने का काम करेंगे। 5th सप्लीमेंट्री श्रीमती रेखा शर्मा जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि 2014 से पहले एमएसपी फसलों की कितनी खरीद होती थी और 2014 के बाद कितनी खरीद हुई है, इसमें क्या वृद्धि हुई है, और यदि हाँ तो इसका ब्यौरा दें और इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं हमारी विद्वान सांसद बहन रेखा जी का आभारी हूं। मोदी जी के नेतृत्व वाली ये सरकार किसानों को एमएसपी कितनी प्रामाणिकता के साथ दे रही है, इसका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक तो माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने 2019 में तय किया कि एमएसपी लागत पर 50% मुनाफा देकर घोषित की जाएगी ताकि लाभकारी दाम किसान को मिल सके।
और जहां तक खरीद का सवाल है, माननीय सभापति महोदय, 2004 से 14 तक जो धान की खरीदी हुई थी वो 45 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन हुई थी, और 14 से 25 तक 79 करोड़ 11 लाख मीट्रिक टन हुई। माननीय सभापति महोदय, गेहूं 22 करोड़ 54 लाख मीट्रिक टन उस दौरान खरीदा गया था 4 से 14 तक, अभी 33 करोड़ 58 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया। माननीय सभा plan and work together to solve something that is critical. I think the government should have a discussion in Parliament. We should all have a discussion in Parliament, and we should try and not make it a discussion where we are abusing you and you are abusing us. I think we should make it a discussion where we are participating, we are showing the country that on this fundamental issue there is agreement, and the best minds are going to be put into place to solve this issue. Thank you. I think it would be good if we have a discussion, detailed discussion, and then the Prime Minister puts in place a plan for each city, methodical, systematic plan on how within the next 5 or 10 years, maybe we cannot resolve the problem, but how we are going to impact the problem and make life for our people easier. Thank you, Speaker. Shri Kiran Rijiju ji. The Honorable Leader of the Opposition, Rahul Gandhi ji, has made a statement in the form of suggestion. The member of the Congress party in the Business Advisory Committee had also raised this issue, and some other parties, and from the government side also. And government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solutions, taking along the suggestions from all the members, including the principal opposition party led by Rahul Gandhi ji. So the matter was placed in the Business Advisory Committee, as we had discussed about the election reforms, including the special intensive revision. Under the various laws, various rules, we will see how we will take up this discussion. But we will, Please, the matter was brought in the BSC, so if let us he is take responding this on back to BSC. during 0 hour, you can understand. Government is ready to discuss. No, you can understand. No, just wait. Government is always prepared to have discussion under any rule, but only what the point I want to make is, since the matter was brought in the BSC, we will come back and let us see how we can structure the discussion into, and then we are ready to take up this matter. Dhanyavad. Dhanyavad. I think a good idea would be that we frame the discussion not on us saying what you have not done, and not on you saying what we have not done, but simply saying that what are we going to do for the people in India in the future, what are the action steps that we need to take. So I would say that it would be an interesting experiment to see if, instead of you blaming us and we blaming you, we can try and say on this one issue where we agree, there is no disagreement, where we say, listen, let us just talk about the future of the people. It is not a question of any blame game. I think so. Minister, Parliamentary Affairs Minister, you also responsible. Can kindly, anybody wants to bring, so in any form of the resolution, and in BSC will take decision under the leadership of Honorable Speaker. Zero. Shri Ashuddin Owaisi sir, Ashuddin Owaisi ji. बहुत शुक्रिया सर। अरे मैं आपके जरिए से हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ से अच्छा विषय उठाया, कि कौमी अरबी और उर्दू की जामिया मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में कायम किया जाए। मोहतरम चेयरमैन साहब, अरबी और उर्दू महज एक जबान नहीं है, बल्कि ये हमारी इस मुल्क एक अजीम तहजीबी विरसा भी है, और अक़वाम मुत्तहिदा के 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में अरबी को माना गया, और ये हमारे एक सॉफ्ट पावर के लिए, हमारी एक तहजीबी डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है अरब दुनिया से ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए। दूसरी तरफ चेयरमैन साहब, उर्दू हमारे आज शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में उसको जगह दी गई है,
ये ज़बान इस मुल्क में पैदा हुई है। इस ज़बान ने अंग्रेज़ों की आज़ादी के खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, बल्कि प्रेमचंद की किताब सोज़े वतन को अंग्रेज़ों ने उस पर पाबंदी लगाई थी, महज इसलिए कि उसमें मुल्क की हुब्बुल वतनी का जिक्र किया गया। सर, आप जानते हैं कि इस मुल्क में उर्दू बोलने वालों की तादाद कम हो रही है, इसीलिए मैं हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि अरबी और उर्दू तालीम के फ़रोग़ के लिए मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक जामिया को कायम किया जाए। और हुकूमत को ये समझना चाहिए, जानना भी चाहिए कि मेरे शहर हैदराबाद में 1918 में दायरतुल मारिफ ने अरबी को भगवत गीता को संस्कृत में अरबी में तर्जुमा किया था, और अल-बिरूनी ने 11वीं सदी में उस वक्त चंद हिस्से महाभारत के अरबी में तर्जुमा किए थे। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि तालीमी लिसानी इसको हम फ़रोग़ दे सकें। और सर, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप उर्दू शायरी को जानते हैं कि जोश ने उर्दू के बारे में शेर कहा था कि नदी का मोड़ चश्मे शीरी का ज़ेरो बम, चादर शबे नुजूम की शबनम का रुख्ते नम, मोती की आबे गुल की महक, मोती की आबे गुल की महक, माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, और कितने हसीन उफ़क़ से हुवेदा हुई है तू। लम्हा मिला है कि नमख़ार हूँ तेरा, लम्हा मिला है लहजा मिला है कि नमख़ार हूँ तेरा, और सोहबत ज़बान में है कि बीमार हूँ तेरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इस बात पर गौर करेगी और हैदराबाद में जो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी है उसको भी तरक्की करेगी, उसका मौसर करेगी। बहुत शुक्रिया सर। श्री प्रभाकर रेड्डी जी, प्रभाकर रेड्डी, बेमी रेड्डी जी। Thank you, Honorable Speaker, sir, for giving me an opportunity to raise a matter of deep concern to lakhs of fishing families in Andhra Pradesh. So, Andhra, with a coastline of 974 kilometers, being the second largest coastline, and our main economy with these fishermen families, as the whole country knows, with this blue economy, you can say most of the aqua and marine products are from Andhra Pradesh, and most of it is exported out of country. So there is an issue in this regarding this in Andhra Pradesh. The fishermen families are there. There is one fisherman, Juvaldina and Isukapalli in Nellore district have faced repeated intrusions of mechanized steel boats from Puducherry and Tamil Nadu, which enter Andhra Pradesh waters, destroy nets worth lakhs, seize their catch, and cause frequent conflicts resulting in severe financial loss and insecurity for traditional fishermen of Andhra Pradesh. Sir, because of these pressures, many of our traditional fishermen now aspire to shift towards deep sea fishing, where they can operate safely and productively. But current subsidy framework under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana makes this transition extremely difficult. The unit cost of deep sea vessel is 120 lakhs, with a subsidy of 72 lakhs for SC and ST fishermen and only 48 lakhs for OBC fishermen. For most traditional families, this cost is simply beyond reach. As a result, even after inauguration of this Juvaldini fishing harbour, which Andhra Pradesh government has constructed, there are not enough deep sea boats to utilize the harbour fully. Fishermen are instead seeking support for medium-sized boats costing 60 lakhs, which are easier to operate and maintain. Because of the financial impact of these vessels, they are not able to buy these boats, which Tamil Nadu and Puducherry people are affording, and it costs about 120 lakhs, which creates a lot of damage to our fishermen community. And another thing is, the Honorable put your Minister demands. for Fisheries. What is your demand? Sir, concluding, sir.
the interstate coordination of mechanism, to establish a joint interstate coordination mechanism to continuously monitor boundary zones, prevent illegal entry of mechanized boats and ensure real-time protection of traditional fishermen. Financial assistance and targeted support. Special financial package must be provided for AP fishing community, particularly to support the transition towards deep sea fishing, as the current fleet strength is insufficient to compete with neighboring states, and they are not the steel boats that the neighboring states are using. So, Honorable Speaker, Andhra Pradesh fishermen are hard working and vital to India's marine economy. They deserve safety, fair access to waters, better infrastructure and realistic pathway to deep sea fishing. I therefore urge the Honorable Minister of Fisheries to take urgent steps to address the cross-border fishing intrusion, revise the vessel subsidy norms of AP fishermen. Thank you, sir. थैंक यू। इकरा चौधरी जी, माननीय इकरा चौधरी। श्रीमती भारती पारधी, श्रीमती भारती। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आज इस सदन में अपने संसदीय क्षेत्र बालाघाट सिवनी की अद्वितीय प्राकृतिक धरोहर और विशेष रूप से सिवनी, जो कि विश्व प्रसिद्ध बाल नायक मोगली की कर्मभूमि रही है, जो पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, सिवनी का पेंच नेशनल पार्क पेंच नदी की तटवर्ती वन क्षेत्र और द जंगल बुक की प्रेरणा स्थली होने के कारण राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है। दूसरी ओर बालाघाट में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे बाघों का हार्ड ग्राउंड बारासिंघा की नर्सरी के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य भारत की पारिस्थितिक व्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करता है। साथ ही सिवनी के मुंडारा गांव में देश की पवित्र नदी वैनगंगा का उद्गम, यह नदी जीवंत कान्हा पेंच कॉरिडोर को लगभग अधिकतम क्षेत्र निर्मित करती है, जो वन्य जीवन संरक्षण और उससे जुड़े पर्यटन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महोदय जी, मेरा आग्रह है कि सिवनी, पेंच और कान्हा को विशेष टूरिज्म जोन घोषित किया जाए, जिससे पर्यटन को गति मिलेगी तथा कान्हा के बीरवा एयर स्ट्रिप और पेंच के सुक्तरा एयर स्ट्रिप के संचालन में क्षेत्र में रोजगार, विकास और के नए आयाम खुलेंगे और पर्यटक को आसानी से क्षेत्र का अनुभव कर सकेंगे। इसीलिए मेरी यह मांग मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। धन्यवाद। श्री गुरजीत सिंह जी औजला, श्री गुरजीत सिंह औजला जी। धन्यवाद स्पीकर साहब। मैं आप जी का ध्यान ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ रेलवे स्टेशन ਨਾਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। मैं सब तो पहला रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का और बिट्टू जी का धन्यवाद करदा कि मेरी 8 साल की लंबी मंग मिन्नत पट्टी मखू लिंक जिहड़ा इन्हां ने जमीन सरकार ने लैके देनी की है, मैं इन्हां दा शुक्रिया अदा करदा, क्योंकि पहलों राज सरकार ने लैके देनी, पर मेरी मंग सी कि उन्होंने को पैसे है नहीं स्टेट को, केंद्र सरकार देवे, तो वो इन्होंने पूरी की है। हुण मेरी मंग है कि ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ यात्री स्थल है जी, जिथे रिलीजियस लोग आउंदे ने, उत्थे वपारक लोग भी आउंदे, और रिलीजियस महत्ता नूं, धार्मिक महत्ता नूं ध्यान च रखते हुए एक रेलवे स्टेशन नवा होना चाहिए। पीयूष गोयल जी ने सदन च खलो के कहा सी लास्ट टाइम कि तुहाडा रेलवे स्टेशन पास कर दिता गया, पर अजे तक वो रेलवे स्टेशन के कोई डिजाइन च फर्क सी, जिथे मैं प्रश्न लाया सी पर वो डिजाइन रिमूव करके नवा डिजाइन बनना है, पर अजे तक पता नहीं। मेरी बेनती है अश्विनी वैष्णव जी नूं कि वो जल्दी तो जल्दी स्टेशन जिहड़ा ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ नूं दिता जाए। सर मेरी बेनती है सर, इस यात्री स्थल नूं कामयाब करने वास्ते मेरा मनना है कि एक टूरिस्ट सर्किट होना चाहिए। सुल्तानपुर लोधी तो गोविंदवाल तक नवी लाइन विछे, और वो रेल लाइन जिहड़ी है एक DMU ट्रेन जिहड़ी है सुल्तानपुर लोधी, गोविंदवाल, खडूर साहिब, तरनताਰਨ साहिब, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहिब और रमदास और डेरा बाबा नानक तक DMU ट्रेन चले साहब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ है कि ਜਿਹੜਾ लोकल विद्यार्थी, किसान, मजदूर और सारे बहुत फायदा है, लोकल लेबर करने वाले साहब। मेरी बेनती एक होर है, इस सर्किट ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਸ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ रेल लाइन जोड़ दी जाए, फिर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਆਸ ਕਾਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ भी एक सर्किट बन जाता साहब। साडे कोल कुछ नहीं है, जो जंग होंगी है, कोई कोरोना की मार पैंदी है, साडी टूरिस्ट इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो जाती है साहब। जे ये चीज़ां तुसीं कंप्लीट कर दोगे, मेरा मनना है कि आने वाले समय दे विच असीं जिद्दां मैडिकल सर एक मिनट सर, जैसे मेडिकल सिटी बनाना चाहते हैं, IT अपनाना चाहते हैं सर, हर रेलवे है सर, इसको लिए रेलवे स्टेशन तो नया होना ही चाहिए, साथ में ये सर्किट भी कंप्लीट होने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर रवि नारायण बेरा जी। धन्यवाद स्पीकर साहब for giving me this opportunity to put my views in 0 hour. Sir, I'm talking about my constituency Jajpur district. Jajpur is the headquarter of capital of past Utkal, Odisha Utkal, and it is famous for Buddhism and other ancient monuments, but it is also famous for textiles and handloom products. So there is a Tosar, special I'm talking about Tosar production is a area of Sukinda area, lots of Tosar productions are there. There is a village called Gopalpur, it's my village, which from the ancient Chaitanya Mahaprabhu visited Odisha. Their community they are settling there in the bank of river Brahmani. So Gopalpur is famous for sari, Tosar sarees. They are preparing beautiful sarees, utris and other related areas in Tosar. So my question to Honorable Minister of Textile and Handloom, whether the government has any proposal for branding, capacity building of weavers engaged with the Tosar weaving professor in Jajpur districts. Second, the steps taken or being taken, or if there is any proposal by government to establish a textile and handloom park in Gopalpur, in Rasulpur block of Jajpur town, Jajpur district. That is my question to Honorable Minister. Thank you, sir, for giving me this opportunity. थैंक यू। मैडम सयानी घोष। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इस सदन में मुझे बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है that West Bengal has witnessed remarkable growth in tourism sector, and according to the India Tourism Data Compendium 2025, West Bengal received 31 lakh international tourists in 2024, a 14.8% rise from previous year, making it the second highest recipient of foreign tourists in the country after Maharashtra. ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में बंगाल आज टूरिज्म सेक्टर में लीड कर रहा है। केंद्र के डेटा के अनुसार कोलकाता इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी, इट्स वेमेन फ्रेंडली, वीगन फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली। आज कल्चर से लेके क्विजीन तक, हेरिटेज से लेके फेस्टिवल तक बंगाल विदेशी पर्यटकों के लिए फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। पर इसके बावजूद सर, आज भी कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूएस और यूरोप की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। लोगों को आज अमेरिका, लंदन, वाया दिल्ली, वाया बॉम्बे, वाया बैंगलोर, वाया दोहा, दुबई आना जाना पड़ता है। सर 10-10 घंटे का लेओवर रहता है and the entire travel itinerary becomes expensive, tedious and very difficult for the passenger. सर कोलकाता एयरपोर्ट में टेक्निकल ऑपरेशंस के लिए बेलुगा एक्सेल जैसी एयरबस लैंड कर गई जो देश के और किसी एयरपोर्ट में लैंड नहीं कर पाई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कोलकाता एयरपोर्ट इज एब्सोल्युटली रेडी टू एकोमोडेट एंड ऑपरेट इंटरनेशनल फ्लाइट। अध्यक्ष जी, इस मुद्दे को मैंने पहले भी सदन में उठाया था, लेकिन इस सरकार का बंगाल के प्रति इतना सद्भाव और प्रेम है कि बंगाल से रिलेटेड कोई भी जरूरी मुद्दा सर ये संज्ञान नहीं लेती है। दैट्स व्हाई दिस इज द सेकंड टाइम आई एम सेइंग। तो आपके माध्यम से मैं फिर से यही विनती करती हूँ कि कोलकाता से अमेरिका, लंदन, यूके, यूएस का डायरेक्ट फ्लाइट का बंदोबस्त किया जाए। कलकत्ता एयरपोर्ट को सर ट्रूली रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया जाए, और जिस तरह ये डेली पैसेंजरी बंगाल में करते हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स भी कर पाए, इस चीज का संज्ञान लें और इसको निश्चित करें। थैंक यू सर। श्री कोडी कुणाल सुरेशी। Sir, I wish to raise an urgent matter of grave public concern regarding the ongoing crisis in the Employees Provident Fund (EPF) system, which is severely affecting lakhs of workers across the country. Sir, recent developments, policy ambiguities, and delays in processing settlement have created widespread anxiety among employees, particularly those from the unorganized and low-income sectors who depend on EPF, their primary social security. Mr. Chairman, sir, over the past months, beneficiaries have reported prolonged delay in the claim settlement, technical glitches on the EPFO portal. Sir, the unexplained rejections of withdrawal applications. Many employees, retired workers, and dependents are unable to access their rightful savings at time when household expense, medical need, and loan liabilities are rising sharply, sir. Chairman, sir, additionally, the lack of clarity surrounding
hindrance crediting timeline, the slow rollout of the unified member portal, and unresolved disputes related to the higher pension option under the Supreme Court judgment have intensified confusion. Several pensioners are still awaiting confirmation or adjustment of their pension amounts, leaving them financially vulnerable. Chairman sir, at a time when the economy is already burdening the working class with inflation, unemployment and wage stagnation. What is your demand? Yeah, I am coming, sir. Another 2-3 sentences. Just put your Another 2-3 sentences I am coming. Such disruptions in the Provident Fund system amount to the unjust denial workers earned benefits. The EPF is not a government grant. It is hard-earned saving accumulated over decades, and any delay or mismanagement deeply harms social security millions of families. I therefore request Honorable Labour and Employment Minister immediately address the procedural delay and technical failures affecting EPF withdrawal and pension processing. Issue a clear public clarification on interest crediting and status of the higher pension scheme. Ensure accountability with the EPF to prevent recurrence of such a distress. Sir, the matter requires immediate attention of the House as it concerns. Sri Kalipat. No? मानवतान स्पीकर साहेब जोहार तेईनवा संसद रे मिटांग गणवान कथा लेरिना दावनाम खातिर साइसाइड साराविन For 30 seconds. Yes, sir. Sir, ensure accountability within EPF for prevent recurrence such a distress. This matter requires immediate attention of the House as it concerns financial security, dignity, crore and crore workers across the India. Thank you, ma'am. Sri Kalpe, thank you, Kherwal ji. Please. मानवतान स्पीकर साहेब जोहार तेईनवा संसद रे मिटांग आदि गणवान छाताम इदी कते गालमाराव ना दाव नाम खातिर साइ साइ सरहाविन चालेदा गणवान कथा तो नवा कना जे हाले के जहां तालमा सरकारे उछेना कदाय जे नवोदय विद्यालय जहां इरेल गेल मोए गोटांग नवा भारत दिसम रे होय लागिदो कना मेनका आदि रस्क रेना कथा केदा से सेचेत सारे रेना अंगीबार दो सनम को आगे मेना मेनखान दुख रेना कथा पश्चिम बांग्ला रे दो नवा इरेल गेल मोए गोटांग भितरे दो मेटांग हुंडे दो बाय नाम कदाय चलान सेरमा जहां बारगेल इरेल गोटांग नवोदय विद्यालय रेना कथा उछल लेना ओना भितरी रे मात्र बारिया गे पश्चिम बांग्ला रे दो हुंडे लेना ओना ना मेटांग दो होयो कना इया जहां लोकसभा केंद्र ओना झाड़ग्राम और मेटांग दो होयो कना पूर्व बर्धमान रे अब सबानाम को के बन बटाया जे नवोदय विद्यालय तलाते दो पठुआ को जे रकम लासेर हतांग को तैयारोआ सेचेक सेते ओनका के खेलोट सेते लाकचार सेते को पारुखिया ओना साव सावते जहाँ भारत दिसम रे जहाँ जतियारी थोक रेना बिनिड हुआ ओना बिनिड रे उनको दो को जितकेरो रेना अयदर को हामेट दाड़िया ओनाते तालमा सरकार ठेन मानवतान गमके आमतलाते इन ले सनाइन कना जे राजआरी ना जहाँ भेपेगेट बांग दोहो काते जेमन पश्चिम बांग्ला रे जहाँ इरेल गेल मोड़े गोटांग जहाँ भारत सरकारे घोषणा कदाय नवोदय विद्यालय पश्चिम बांग्ला रे होना हुंडे जाते नामाय और साव सावते झाड़ग्राम रे जहाँ नवोदय विद्यालय थापन रेना जहाँ कथा उयर भावना कना ओना जाते लगन गे होयो मा ओना लगिते इन नेहरिन दोहयदा जोहार धन्यवाद श्री मणिकम टैगोर जी Sir, I'm here to raise an important issue on the NRGS issues related to Tamil Nadu and other states, sir. The Union government has failed to release thousands of crores to the states under NRGS, sir. This include pending liabilities under both wage component as well as material component, resulting in 1. Non-payment of wages to rural workers for several months. 2. Accumulation of unpaid material bills, pushing small vendors, SHEs and rural suppliers into debt, sir. 3. Severe financial distress in village panchayat, which are unable to implement basic development works. 3. Sir, audit objections and recovery proceedings being initiated against state officials for delays being entirely caused by the union government's non-release of funds, sir.
5. Disruption of the statutory guarantee of 100 days work, violating the core objective of NRG Act, sir. In Tamil Nadu alone, over 2,000 crores of rupees remains pending for many months despite repeated requests from the state government, sir. Similar crisis has been reported from several other states, sir. This non-release of funds has paralyzed rural development activities, undermined Panchayat Raj institutions and caused widespread suffering for lakhs of poor people who are depending upon NRGS wages for survival, sir. This is an unprecedented man-made crisis. It strikes the federal structure, violates statutory obligations under NRGA and inflicts economic hardships on the most vulnerable citizens of our country, sir. Today, sir, when we are speaking here, in the Jantar Mantar, all the officials from BDOs to the clerks all across India are protesting for releasing of this fund, sir. I request the Honorable Minister to meet those demonstrating staffs who are the backbone of this whole rural development structure itself. The Honorable Rural Development Minister must meet them and address their grievances, sir. Because this government is against the NRGS. Mr. Modi from the beginning has always been against the NRGS because it was brought under the UPA government, which was guided by Mr. Sonia Gandhi ji. This scheme must be protected, sir. This anger of Mr. Modi against poor must stop, sir. Thank you, sir. But it's a demand-driven scheme, and if a state will submit your utilization certificate, definitely, and will raise demands, the government of India will supply. Shri Sanatan Pandey ji. माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपका ध्यान पूरा टाइम दिया लोकसभा बलिया के विषय रेल की तरफ जाना चाहता हूं। तो हमने कहा माननीय, जब देश आज़ाद था या देश जब आज़ाद हुआ था तो देश की आबादी लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। उस समय जो है बलिया में ताजपुर रेलवे स्टेशन को स्टेशन का दर्जा था और गाजीपुर में गाजीपुर और रेवती बलिया को स्टेशन का दर्जा था। आज जब आबादी हमारी 140 करोड़ हो गई है, देश की आज़ादी का 78 साल बीतने के बाद इन दोनों स्टेशनों को जो है रेल स्टेशन से हटा करके रेलवे हाट बना दिया गया है। इसकी मैं आपकी तरफ से मांग करता हूं कि देश की आबादी कोरोना में घटी नहीं है। आज देश की आबादी 140 करोड़ है। जनपद बलिया के रेवती स्टेशन और जनपद गाजीपुर के ताजपुर स्टेशन जो हाट के रूप में है, उसको पुनः स्टेशन का दर्जा दिया जाए, वहां पर टिकट काटने की सुविधा प्रदान की जाए। दूसरी तरफ सर, एक ट्रेन जो है बलिया होकर के मैहर धाम को जाती है, वो ट्रेन कोरोना काल से पहले ईसुपुर, मोहम्मदाबाद और करंदीपुर में रुकने का काम करती थी। कोरोना के बाद जो है उस ट्रेन का स्टॉपेज जो है करीमुद्दीनपुर और ईसुपुर में बंद कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से मांग करता हूं कि जो कोरोना काल से पहले कामानी एक्सप्रेस जो ईसुपुर और करंदीपुर में रुकती थी, उसको दोबारा ठहराव की व्यवस्था आपके असर से दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सनातन पांडे जी, विषय आपका था उत्तर प्रदेश में चक्रवात पौधा का, तो आप अगर विषय बदलते हैं तो चेयर से अनुमति ले लिया करें। सर मैं दे दिया हूँ, लिख करके दिया हूँ। अच्छा, लिख करके दे दिया हूँ सर। नहीं, मेरे सामने तो आप पढ़ लीजिएगा नीचे सर। अच्छा ठीक। श्री दरोगा प्रसाद सरोज जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों का ध्यान सबसे अपने संसदीय क्षेत्र लालगंज और जनपद आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, मऊ की तरफ एक अत्यंत गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, विगत माह में मेरे क्षेत्र के अतिवृष्टि के कारण धान की फसल व्यापक स्तर पर नष्ट हो गई।
किसान भाइयों ने बड़ी मेहनत से खरीफ फसल तैयार की थी, लेकिन लगातार अतिवृष्टि में उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। इतना ही नहीं, वर्षा के बाद सैनिक नामक एक कीट जो धान खड़ा था उसको भी काट करके जमीन पर फैला दिया, जिससे हजारों किसानों की आजीविका पर गंभीर संकट आ गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब तक न तो केंद्र सरकार की ओर से और न ही राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार के अनुदान राहत पैकेज का मुआवजा की घोषणा नहीं की गई है। किसान पूरी तरह टूट चुका है, उनके सामने अगली बुआई का संकट भी खड़ा है। उन्नतशील बीज समय पर उपलब्ध नहीं हो पाए हैं और अतिवृष्टि के कारण गेहूं की बुआई भी काफी बाधित है। अतः ऐसे समय में मेरी मांग है, माननीय बैठ के बात करें, हुड्डा जी बैठ के बात करें। माननीय और आपके माध्यम से इस प्राकृतिक आपदा से हुए फसल नुकसान का संयुक्त सर्वेक्षण तुरंत करवाया जाए। दूसरी बात यह है, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर प्रभावित किसानों को समुचित और त्वरित मुआवजा उपलब्ध कराए। आगामी रबी फसल के लिए उन्नतशील बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि किसान पुनः खड़ा हो सके। किसान हमारे देश के किसान हमारे देश का अन्नदाता है। यदि वह संकट में है तो प्रदेश और दोनों संकट में है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे को तत्काल गंभीरता से लेते हुए राहत कार्य सुनिश्चित कराए। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। श्री छोटेलाल सर, आज लोक महत्व के मुद्दे वन अधिकार कानून के तहत मैं उठाना चाहता हूं। हमारे संसदीय क्षेत्र रावसगंज, सोनभद्र, चंदौली, चकिया, नवगढ़ वन विभाग द्वारा, रेंजर द्वारा गरीबों आदिवासियों का घर गिराया जा रहा है। पुश्तैनी वन की जमीन वन अधिकार के तहत पट्टा नहीं दिया गया, उल्टे उन्हें मार पीट कर उनको भगाया जा रहा है और जमीन छोड़कर भाग जाओ नहीं तो मुकदमा में फंसा देंगे। वन अधिकार कानून के तहत सोनभद्र में गरीबों, दलितों, आदिवासियों को नियमानुसार पट्टा नहीं दिया जा रहा है। वन अधिकार कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। वन अधिकार के तहत आदिवासियों को कब्जा के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा जमीन पट्टा दिया जाए और फिर से रीसर्वे कराकर सभी आदिवासियों को पट्टा दिया जाए। मेरा आपसे ऐसा मांग है, यह कानून कांग्रेस पार्टी 2006 में माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो कांग्रेस पार्टी से बात करके और वन अधिकार कानून लाया था कि आदिवासियों को, गरीबों को, दलितों को वन अधिकार के तहत पट्टा मिलेगा। लेकिन आज उल्टे उन्हें मार करके भगाया जा रहा है, जेल किया जा रहा है और जो अन्य गरीब लोग हैं 75 साल का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। इसमें संशोधन किया जाए। धन्यवाद सर। डॉक्टर रिंकी एंड्रू। The chairperson, before I raise a matter of public interest, I would kindly request you to allow me to speak on another subject, because the subject which I had mentioned, I had already spoken yesterday. So kindly allow me to speak on this very important subject. So through you, Mr. Chairman, I wish to draw the attention of the Ministry of Education regarding the state of affairs of one of the oldest central university in the Northeast, that is Northeastern Hill University. Sir, for 392 days, the present VC is absent from the university, yet he is drawing his salary, and it is also very unfortunate that this VC, Professor P.S. Shukla, continue to interfere with the day-to-day functioning of the university and putting the university in great distress. And therefore, I demand through you, sir, that this Vice-Chancellor be immediately removed. And I would also like to draw the attention of even the House that an inquiry team was conducted by the Ministry of Education. It's been a year, yet the inquiry report is yet to be submitted, and I urge the concerned ministry that the report be tabled in the House.
And for the good of this great university, sir, I demand that the government once again remove this incompetent vice chancellor and appoint a new one, so that this university can rise up, from the crisis that it is in and continue to focus on teaching and research for the good and welfare of all the stakeholders. Thank you so much, sir. Thank you. Sri Advir Wadiyar. Thank you, Speaker, sir. I had brought to the attention of this August House last session the complete failing of the law and order in our state of Karnataka. We've had incidents where police stations have been attacked and it's gone unchecked. We've had incidents where, multiple incidents where there has been stone pelting on Ganesha processions, and of course there has been a big drug bust that happened in my own city with an MDA manufacturing incident, which not even our state police but outside of state police came and uncovered. So this is now having a direct impact on local economies, particularly in Hampi, which of course is our cultural center and what we draw of inspiration today for the entirety of Karnataka's heritage. So an alarming decline of nearly 80% in foreign tourists in Hampi over the last year has caused serious harm to local businesses there, and due to this I would ask you, and through you urge the relevant ministries in the centre to develop an integrated tourism framework, infrastructure framework that strengthens on-ground safety and security mechanisms in and around these tourist sites, and also the essential infrastructure that comes with it, sanitation, connectivity, accommodation and emergency response services also to be strengthened within the same framework. Additionally, local communities can be engaged to build a responsible and inclusive tourism ecosystem. So such immediate action will definitely help, as we have lost much of our confidence in the state's ability, especially concerning law and order, and these multiple incidents which are causing now direct harm to local economies is a matter of serious concern, and the centre's urgent intervention in this matter will be much appreciated. Thank you very much. Thank you. Sri Tanuj Punia ji. Sri Tanuj Punia. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। सर, मैं आपके माध्यम से खरबूजे की खेती करने वाले किसानों की पीड़ा को आज सदन में रखना चाहता हूं। सर, हमारे क्षेत्र बाराबंकी में और आसपास के क्षेत्रों में खरबूजे की खेती बहुत भारी संख्या में लोग किसान करते हैं, लेकिन सर उनकी समस्या ये है कि एक जो सबसे मीठा खरबूजा आता है वो ताइवानी वैरायटी का आता है। यहाँ दिल्ली तक जो लोग मीठा खरबूजा कहते हैं, मीठा वाला खरबूजा लेके आना, वो सर ताइवानी वैरायटी का होता है। ताइवानी बीज की उसमें आवश्यकता होती है। पिछले वर्ष सर लगभग 3 क्विंटल से ज़्यादा ताइवानी बीज की खपत केवल बाराबंकी में हुई थी, लेकिन इस वर्ष सर क्योंकि 1,06,000 रुपये प्रति किलो का ये बीज मिलता है, इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी सर, और लगभग 1.5 लाख से पौने लाख तक 2 लाख तक भी इसका ब्लैक में भी इस बीज बेचा गया। प्रशासन का मैं धन्यवाद देता हूं, उनने रेड करी, ब्लैक मार्केटिंग खत्म करवाई, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी थी जो ये बीज बेच रही थी वो पूरे के पूरे बाराबंकी से विड्रॉ कर गई सर। उन्होंने कोई 1 क्विंटल के आगे नहीं बेचा सही MRP रेट पे। जो ब्लैक मार्केट में 2 लाख रुपए तक देने को तैयार था, सिर्फ उसी को मिल रहा था। उसके बाद भी सर नकली बीज मिलने की बहुत कंप्लेन आई। उसके बाद पहली बार पिछले वर्ष देखा गया सर कि एक नया विल्ट वायरस होता है जो खरबूजे की फसल में लगा और पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। इसको सर कहते हैं फ्यूजेरियम विल्ट वायरस। तो इतना नुकसान किसानों को हुआ इसमें, और क्योंकि सरकार से बोला गया कि कुछ मुआवजा या बीमा की राशि किसानों को दी जाए, लेकिन उन्होंने नीतिगत विषय बता करके इसको खारिज कर दिया गया। तो सर मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये निवेदन है कि ये खरबूजे की खेती करने वाले और तरबूज की भी सर खेती करने वालों को ये बीमा और मुआवजे के दायरे में इसको लाया जाए, ताकि आने वाले समय में इनको परेशानी ना हो। और जो प्राइवेट कंपनी ये ताइवानी बीज, जो भी ज़रूरत का बीज है, उस बीज को सही अपने MRP पे और जितनी ज़रूरत हो किसान की उतना देने का कुछ प्रावधान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री गणेश सिंह जी, श्री गणेश सिंह, श्री प्रदीप पुरोहित जी,
थैंक यू चेयरमैन सर। मैं अपने संसदीय क्षेत्र ओडिशा में झारसुगुड़ा जिले में बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों जैसे वेदांत, रोंगटा, भूषण पावर एंड स्टील, एमएसपी मेटालिक्स और अल्ट्राटेक द्वारा किए जा रहे गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघनों एवं श्रमिक कानूनों के खुलेआम हनन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। झारसुगुड़ा को ओडिशा का पावर हाउस कहा जाता है, परंतु आज यह क्षेत्र अत्यधिक वायु प्रदूषण, दूषित जल स्रोत और तेजी से गिरते भूजल स्तर के कारण गंभीर जनस्वास्थ्य संकट का केंद्र बन चुका है। स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और संगठन द्वारा निरंतर शिकायतें के बावजूद न राज्य और न ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रभावी कार्रवाई कर पाए हैं। नागरिक के गंभीर आरोप कि कुछ अधिकारियों और औद्योगिक के बीच मिली भगत के चलते निरीक्षण औपचारिकता भर रह गया है और उद्योग मनमाने तरीके से पर्यावरण मानकों के उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन उद्योग में बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों और जिले के श्रमिकों को बिना पंजीकरण, बिना वैधानिक अनुमति और बिना सुरक्षा मानक के लगाया जा रहा है, जो श्रम कानून और इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कर्स एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन है। स्थानीय मजदूर की भागीदारी न्यूनतम स्तर पर है, जिससे स्थानीय युवाओं के रोजगार अधिकार गंभीर रूप में प्रभावित हो रहा है। कई इलाके में श्रमिकों को बिना सुरक्षा उपकरण के खतरनाक वातावरण में काम करने को मजबूर किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में प्रदूषण, धूल, दूषित जल और श्रम कानून उल्लंघन के बच्चों, बुजुर्ग तथा ग्रामीणों समुदाय पर गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव डाले हैं। अतः मैं केंद्र सरकार के आग्रह करता हूं कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर पर्यावरण एवं श्रम कानून उल्लंघन की व्यापक जांच कराई जाए। दोषी औद्योगिक पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद। श्रीमती मंजू शर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जो कि देश में चारागाह की भूमि, वन भूमि, नगरपालिका, नगर निगम की भूमि, विकास प्राधिकरण की भूमि और अन्य विभागों की भूमियाँ कब्जाधारियों ने अपने कब्जे में लेकर के अनऑथोराइज कॉलोनियाँ काट दी हैं, जिस पर लोगों ने मकान भी बना लिए हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि देश में ऐसी कितनी भूमि है और राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस प्रकार की भूमि कितनी है जिस पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा करके पट्टे काटकर कॉलोनियाँ बसा दी हैं। सरकार को मैं अपनी भूमि को चिन्हित कर और अतिक्रमणधारियों से बचाना चाहिए, ताकि वे भूमि जनहित के काम में आ सके। और इसमें जो व्यक्ति अपना मकान खरीदते, जमीन खरीदते, अपने जीवन भर की पूंजी लगा के, उससे उनको बचाया जा सके कि बाद में बड़ी परेशानियां आती हैं। मेरी मांग है आपके माध्यम से सरकार से कि राज्य की भूमि हो या केंद्र की भूमि हो, सरकार को अपने संरक्षण में लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रानी श्री कुमार। थैंक यू चेयरपर्सन सर। எங்களுடைய திராவிட மாடல் முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற 4.5 ஆண்டு காலத்தில் இந்து சமய அறநிலைத்துறைக்கு பல்வேறு திட்டங்களை வகுத்துள்ளார்கள். இன்று வரை 3935க்கும் மேற்பட்ட திருக்கோயில்களில் குடமுழுக்கு நடத்தப்பட்டுள்ளது. திருக்கோயில்களுக்கு சொந்தமான 8024 ஏக்கர் நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளன. பழமையான 352 திருக்கோயில்களின் மேம்பாட்டு பணிக்காக சுமார் 560 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தொன்மையான 76 திருக்கோயில்களில் குடமுழுக்கு நிறைவு பெற்றுள்ளது. இந்த ஆட்சியின் குறிப்பிடத்தக்க சாதனையாக 150 ஆண்டுகளாக நடத்தப்படாமல் இருந்த தேர் திருவிழாக்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. திருக்கோயில் அன்னதான திட்டத்திற்காக ஆண்டுதோறும் கிட்டத்தட்ட 120 கோடி ஒதுக்கப்பட்டு சுமார் 3,65,00,000 பக்தர்கள் இத்திட்டத்தால் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, எங்களுடைய தமிழ்நாட்டில் மக்கள் அமைதியாகவும் சுதந்திரமாகவும் தங்கள் வழிபாட்டு முறைகளை பின்பற்றுவதற்காக
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் பல்வேறு திட்டங்களை வகுத்துள்ளார்கள். அதன்படிதான் இன்றைக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. மேலும் தமிழ் கடவுளான முருகருக்கு எவ்வாறெல்லாம் வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்ற வழிபாட்டு முறைகளை தமிழ்நாட்டு மக்களாகிய எங்களுக்கு யாரும் கற்றுத்தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று கருதுகிறேன். தமிழ்நாட்டில் அனைத்து தரப்பு மக்களும் ஒற்றுமையுடன் இணக்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த அமைதியான சூழ்நிலையில் சில மதவாத சக்திகள் மதத்தின் பெயரால் பொய்யான தகவல்களை பரப்பி மக்களை பிரித்து அமைதி பூங்காவாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிற எங்கள் தமிழ்நாட்டில் கலவர பூமியாக மாற்ற முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை தமிழ்நாட்டு மக்கள் என்றைக்கும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். மதத்தின் பெயரால் மக்களை பிரிக்கும் மதவாத சக்திகளை என்றைக்கும் தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் நுழைய விட மாட்டோம். தமிழ்நாட்டில் மதச்சார்பற்ற கட்டமைப்பை எங்களது மாண்புமிகு முதலமைச்சர்கள் சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறார்கள். மற்ற மாநிலங்கள் இதையெல்லாம் பின்பற்றுமா ஒன்றிய அரசு? பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, அமைதி பூங்காவா already see it. No, no. During 0 hour, I think so you are well aware. Sir, during you. Sir, thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, we have just kindly conclude. Kindly conclude. தலைவர் அவர்களே, திருப்பரங்குன்றத்தில் முருகர் சிரித்தால் திருத்தணியில் மட்டுமல்ல இந்த டெல்லியிலும் எதிரொலிக்கும் என்பதை நாங்கள் ஆணித்தரமாக கூறிக்கொள்கிறோம். மதவாத சக்திகளுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு போராடும், தமிழ்நாடு வெல்லும். நன்றி. Thank you, Honorable Chairperson, for giving me the opportunity. Sir, I wish to invite the attention of this August House, one of the important meetings which had happened 100 years ago. Two great souls of our country, Mahatma Gandhi ji and Sri Narayana Gurudev, met in 1925 March 12 in Shivagiri. That was a great meeting, sir. The meeting of Mahatma Gandhi ji with Sri Narayana Gurudev at Shivagiri created a big impact in entire Kerala society, not only Kerala society, South Indian society. Sir, Gandhi travelled to Shivagiri during the Vaikam Satyagraha, a struggle against caste discrimination. There he met Sri Narayana Guru, who had already shaken our foundation of caste inequality with the message, one caste, one religion, one God for men. Uru Jadi, Uru Madam, Uru Deva Manushane. ഇതായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം. Honorable Chairperson, sir, this meeting was simple, but it was powerful. Two great men sat together and spoke about the biggest questions of their time: untouchability, equality, education, dignity, and non-violence. Their conversation became a turning point in India's fight for social justice, sir. When Gandhiji asked whether the scriptures justified untouchability, the Guru said clearly no. When Gandhiji spoke of different castes, Guru replied with a beautiful truth: leaves may be different size, but they all taste the same. A simple line, sir, but complete rejection of caste superiority. It touched Gandhiji deeply and changed the way India looked at equality. Sir, Gandhiji spent the night at Shivagiri. He saw children of all castes studying together, praying together, growing together. He said it was one of the greatest privileges of his life to meet and learn from him. Sir, I have only one or two points, sir. This meeting was not just a moment in history. It was India's moral compass, sir. So he told us that freedom means nothing without equality, and that social reform is important as a political independence. Sir, my request to the government is that to honor his historical centenary by issuing a commemorable prestigious stamp and a commemorative coin making the Gandhi Sri Narayana Gurudev meeting. This is one of the big, Sir, Jadibedam Madatwesham Edumillada Sarvarum Sodaradina Vaduna Madriga Rajyamanid. Sir, Gurudevande philosophy, Sachatil Kerala Samgotilum, the Chinese Unda Kitla Etum Shaktamitla influencer Innum
കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സർ. സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനാണ് സർ, ഇത് കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ നായകനായിരുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും അതുപോലെ മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ലോകത്തിൽ നയിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധിയും കൂടെ ആ രണ്ടുപേരുടെയും മീറ്റിംഗിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റാമ്പും ഒരു കോയിനും വേണമെന്നുള്ളതാണ് സാർ പറയുന്നത്. സാർ അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സാർ താങ്കളിലൂടെ. Thank you, Honorable Chairman, sir. I want to raise a very important issue where one state in India has become a symbol of anti-Sanatan Dharma. Their ministers are making statements. Against Sanatan Dharma. They objected when Prime Minister was doing his duty for the Ram temple. At that time, the temple doors were shut. People were forced to approach the court to reach the temple. Even now, sir, the Madurai bench of Madras High Court came down strongly on the Tamil Nadu government, accusing officials of deliberately ignoring its order on lighting the Kartikai Deepam lamp at the Madurai Thiruparankundaram temple. Sir, there are lathis for the devotees. Hindus are lathi charged. Despite the court order, they are not allowed. Despite the court order, they are not allowed to light the lamp, sir. Sir, my issue is, if there is the Stalin Sarkar, their court came down heavily, they slammed the Stalin Sarkar. I have given I would like to put it on record. To your party Why the member police also. is acting in this I have manner? given an opportunity Why the to your Hindus are party stopped? member also. Sir, He was allowed to Justice raise. G.R. Swaminathan did not mince words. You can't He stop. said the state has shown willful Your member has disobedience of already the raised this order, issue. Now, and contempt has been committed, sir. If I have given a permission, Sir, the order has been breached, sir. Sir, the order has been breached. The contempt has been committed. Sir, the issue is today, while the Ram temple issue came, or the Kartikai Deepam lamp at the Madurai Thiruparan Kundram temple. Sir, why did not they allow the lighting of the सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है.